हेलो एवरीवन। सारे में थोड़ी देर के लिए अगर आप कैमरा ऑन कर दें। This is me, Sarfraz, or I will be. So me and Sarem will be teaching this course together in the platform of C programming. I hope you all are thrilled how we are thrilled, and और इस कोर्स में हम जो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर की आउटलाइन है वो हम कंप्लीट कोशिश करेंगे हम फॉलो कर सकें जितनी डेप्थ में, और हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो कोर्स, क्योंकि हमें पता है कि ये सेमेस्टर के दरमियान में क्योंकि हमने कोर्स ऑफर किया है, तो हम विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना भी कवर हम कर सकते हैं वो हम क्लास में ही कवर कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही क्लास का काम ही रिप्रोड्यूस करना हो, तो कोई नई चीज़ ना हो। हो सकता है हम नई चीज़ पॉइंटर्स के तौर पे दे दें ताकि आप फूड फॉर थॉट में जब आपके पास टाइम मिले आप उसको वो देख सकें। ठीक है। सारिम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सारिम इज़ माय फ्रेंड, 2001 बैच में हम इकट्ठे थे, और शायद मैंने अगर एज ए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किसी से सीखा है तो सारिम से सीखा। नो क्वेश्चन ऑन दैट। यू विल ऑल्सो एंजॉय taking classes with him because he's an incredible teacher, and he's in fast. He has done master from Stanford. ये आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो बाकी there are so many things to tell about Sarim जो कि आपको कभी बाद में बताएंगे। अभी let's start the lecture। ठीक है जी, Sarim, over to you। Sarim, can you hear me? Hello, Sarim. आवाज आ रही है? Yes, now we can hear you. सही है। So thanks for the intro, Sarfraz. Basically इस कोर्स में I think that like my information is that a lot of you have some knowledge of data structures, but I'm going to assume zero knowledge. और जो इसमें content cover होगा, I would say कि जिस वक्त मैं cover कर रहा हूँ, at any point if you have any problems or issues, you should interrupt and ask me about it. So I think let's just get to the material straight away. Let me go to this presentation. So ये presentation visible है Sarfraz? Yes, it is visible. So before I get to this particular slide जो आपके सामने है, I'm just going to talk about data structures a little bit. I'm not going to go into too much detail क्योंकि वो इतनी abstract बात करना कि data structures की क्या फ़वाइद हैं और क्या ज़रूरियात हैं। I think वो शायद इस वक्त boring होगा। बेहतर ये है कि I just give you some remarks right at the beginning. In a sense, this course is about constant improvement. मतलब कि हम basic data structure से शुरू करते हैं, for example array से start करते हैं, और जितने भी काम हमें आते हैं हम array से ही करते हैं शुरू में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि नहीं, अगर सर्च करना हो तो उससे बेहतर डाटा स्ट्रक्चर array से बेहतर डाटा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर हमने डाटा को किसी खास अरेंजमेंट में रखना हो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सर्टन की, तो शायद एरे को रखने से बेहतर है कि कोई ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना लें एंड सो ऑन, जो हम आगे देखेंगे। तो एक तो ये लीनियर इंप्रूवमेंट का एस्पेक्ट इसमें है। दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज अबाउट इंजीनियरिंग डाटा स्ट्रक्चर्स। हम ये देखेंगे कि फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क we can have a data structure, a very specific data structure, which is better than other data structures at that specific task. So at one point we will be talking about कि अगर एक router के अंदर हमने जो कुछ IPs को block करना है और उसने एक data structure use करना है ये record रखने के लिए कि कौन से IPs blocked हैं, तो इसके लिए एक बड़ा specific data structure है जो use होता है, जो कि उस काम में master करता है, उस काम को master करता है। अगर हमने एक spell checker बनाना है तो उसमें भी एक specific data structure है जो उस काम को master करता है। अगर हमने रिपीटेडली मिनिमम फाइंड करने हैं या रिपीटेडली मैक्सिमम फाइंड करने हैं तो देयर इज अ स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर जो उस टास्क के लिए।
फॉर इंस्टेंस अगर हमने सेट जो है मैथमेटिकल सेट्स उनको स्टोर करना है, डिसजॉइंट सेट्स हैं उनको स्टोर करना है, so there is a specific data structure for that task, meaning that this is all about horses for courses, you know, that you have specific tasks, and then corresponding to that, as a computer scientist, you should know what is the best horse for that job. And that's one specific thing, one ability that we will hopefully impart to you, कि आप वो knowledge आपके पास आए कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, किस टास्क के लिए क्या डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि शुरू में कुछ जनरल ग्राउंड जो है वो हमें रखना होगा, और चूंकि सारी बात ही एफिशिएंसी की है, हमने शुरू से यही बात कहना है कि इस काम को करने का ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये है या कम एफिशिएंट तरीका ये है, स्पेस एफिशिएंसी इस तरह है और टाइम एफिशिएंसी ऐसे, तो कि हमने एफिशिएंसी की बार बार बात करनी है, तो ज़रूरी है, बेशक कि शायद आपने ये चीज़ पहले देखी हो, ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसका ग्राउंड वर्क कुछ 4-5 मिनट में देख लें कि एफिशिएंसी से क्या मुराद है हमारी, स्पेसिफिकली क्या, जब हम कहते हैं कि इतना टाइम लगेगा इस चीज़ को या इतनी स्पेस लगेगी, तो किस सेंस में हम ये बात करते हैं। तो हम ऑब्वियसली बात करना चाहते हैं तमाम मॉडर्न कंप्यूटर्स की, लेकिन there are too many modern computers, you know, the computer at your home and the computer in my office or my home, they're different computers, but their underlying architecture is the same or similar, but they are actually different computers. So अगर मैंने एक ही टास्क कंप्यूटर ए पे करनी है और बी पे करनी है, तो उनका टाइम डिफरेंट होगा, वो डिफरेंस शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का हो, बट दैट विल बी डिफरेंट। ओके, तो मैं अगर किसी डाटा स्ट्रक्चर का टाइम, रनिंग टाइम देखना चाहता हूँ या किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम देखना चाहता हूँ, तो हर कंप्यूटर पे अलग अलग जाके मैं उसको नहीं देख सकता। सो व्हाट वी हैव इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स ऑल, ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो एक मॉडल है जो कि तमाम मॉडर्न कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और लेकिन वो ये एक वाहिद मॉडल नहीं है, कई मॉडल्स हो सकते हैं। तो जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, जो थियोरेटिकल मॉडल हमारे कंप्यूटर को डिस्क्राइब करेगा, वो यहाँ पे सामने आपके ये कुछ 4-5 पॉइंट्स में यहाँ पे मैंने बना दिया है, लिख दिया है। किसी भी मॉडर्न कंप्यूटर से हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक फेयर अजम्पशन है कि जब भी उसकी कोई लॉजिकल या बिट वाइज या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आप करेंगे between any two numbers, let's say those numbers are stored in the registers of the computer, तो वो एक constant टाइम लेगा। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे जाता हूँ, तो वो कंप्यूटर हमेशा एडिशन के लिए एक ही जितना टाइम लेगा। हो सकता है कंप्यूटर बी पे वो टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट दैट टाइम विल ऑलवेज बी द सेम फॉर कंप्यूटर बी, एंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी वेरी स्मॉल एंड यू नो नॉट important for us. So for all these operations that I've listed here, all these types of operations, we take, you know, a modern computer takes constant time always. और जो उसके रजिस्टर्स में जो कंटेंट है, जो साइज ऑफ द कंटेंट है, वो 64 बिट का या 32 बिट का टिपिकली वो होगा। ओके, सो ये वही जो चीज़ें मैंने ऊपर डिस्क्राइब की, लिस्ट की, these are the operators for that, right? You have all used these operators in your programming. So all of these are constant time operations. And the word we're going to use for it is a step. Okay? So this is an abstraction. जब मैं कहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर 5 स्टेप्स लेता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो 5 एडिशंस कर रहा है, ये भी मतलब हो सकता है कि वो 2 एडिशंस 3 सब्ट्रैक्शंस कर रहा है, ये भी मतलब हो सकता है कि वो 2 ऑरिंग्स कर रहा है, 3 कुछ और कर रहा है, मतलब वो 5 स्टेप्स ले रहा है। जब मैं स्टेप कहता हूँ, तो ये इस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। 2 additions and 3 subtractions is the same for me as, let's say, 5 assignment operations. That's because all of these are steps. They are all constant time operations on any modern computer. So जो हमारी efficiency है, जब मैं आपसे कहूँगा कि जी ये जो प्रोग्राम है वो n square टाइम ले रहा है, इसका मतलब है वो n square steps ले रहा है in this sense, okay, in this specific abstract sense, वो इतने steps ले रहा है। So ये रैंडम एक्सेस मॉडल है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एक मॉडर्न मशीन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला है कि ये जो एरेज, क्योंकि आज हमने एरेज की बात करनी है, एरेज में जो रीडिंग और राइटिंग है एक स्पेसिफिक एलिमेंट की, वो भी कांस्टेंट टाइम में हो जाती है। सो जब मैं एक्सेस करता हूँ that ith element will be accessed in constant time. Okay,
उस पर रीडिंग और उस पर राइटिंग दोनों कांस्टेंट टाइम में की जा सकती है, तो ये भी एक स्टेप है। ओके, आखिरी 2 पॉइंट्स जो हैं वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो मॉडल है, मैंने आपको शुरू में कहा कि ये कोई वाहिद मॉडल नहीं है, मॉडर्न कंप्यूटर्स के और भी मॉडल हो सकते हैं। ये मॉडल जिसमें हम बात कर रहे हैं, दिस हैज़ अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ अ सिंगल कोर प्रोसेसर। Even like I think today nowadays everybody has a processor with multiple cores, but हम अपनी assumption को simple रखने के लिए एक single processing unit की बात कर रहे हैं। तो parallel cores नहीं है, parallel computers नहीं है, distributed computers नहीं है। और इसी तरह आखिरी जो पॉइंट है ये बहुत अहम है कि हम मेमोरी हायरार्की को भी ज़्यादातर कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे केस में एक फ्लैट मेमोरी है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि मेमोरी की पूरी हायरार्की है, रजिस्टर्स हैं, फिर कैश मेमोरी है, फिर रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सब कुछ है। इनफैक्ट कई दफ़ा ये बात मैं इसका जिक्र ज़रूर करूँगा कि फॉर एग्जांपल एरेज के साथ काम करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कैश मेमोरी का बड़ा फ़ायदा मिलता है। आप पूरी पूरी अरे का एक पूरा चंक उठा के ला सकते हैं और उसको कैश मेमोरी में रख सकते हैं और काम बहुत फास्ट हो जाता है। तो जब ये चीज़ आएगी तो मैं स्पेसिफिक डेप्थ में जाऊँगा और उसकी बात करूँगा। लेकिन मोस्टली मेमोरी हमारे लिए एक फ्लैट चीज़ है, हमारा पूरा डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी में पड़ा हुआ है और हमारे सारे एक्सेसेस जो हैं उनकी कॉस्ट हम ऐसे ही लेंगे कि सम ये जो सारा डाटा है ये हमारा एक फ्लैट मेमोरी से आ रहा है। तो करंटली ये हमारे अजम्पशंस हैं। तो ये बात करनी थी। अगर मैं इन चीज़ों की बात ना भी करता तो शायद आप लोग इस पूरे चीज़ को एज्यूम करके तो आप आगे चले जाते, बट इट्स बेटर टू ब्रिंग दिस इनटू आवर माइंड्स because we should know that at the back of all our efficiency and discussion we have this kind of an assumption कि हम इस किस्म की एक मशीन पे काम कर रहे हैं। Okay, so that was a little bit about this model. I will today talk about arrays mostly, and I'm going to talk about growable arrays, but let's begin from the real beginning. When you started writing your first programs, you were writing programs that used single variables. So maybe you declared integers like that, and you started working with these integers or doubles or bools, and you all know that all that data goes to a specific section in your program. So your program itself has 2 sections, right? At least 2 sections. One is the code section, and then there is the data section. And inside the data section, you have a stack section and a heap, which is the heap is the place where you can have your data, which can change its size. It can grow and shrink. But when you make something like int x, this is just going to the stack. अब अगर ये 4 बाइट ले रहा है तो ये 4 बाइट की सीट लेके बैठा हुआ है स्टैक में और वो उसको फिक्स मिली हुई है। इसको इस सीट को बड़ा नहीं किया जा सकता, इस सीट को छोटा नहीं किया जा सकता। सो ये चीज़ स्टैक में उसको मिली हुई है। लेकिन जब हम आगे आपने पॉइंटर्स पढ़े और वो चीज़ें आपने देखी तो आपको पता चला कि आपने यू कैन ऑल्सो मेक arrays for example or variables in the heap and their sizes can grow and shrink. So when you made an array in a stack, that was very simple. You just made an int arr something like this. And by the way, इस syntax में मैं case sensitive कई दफा नहीं होगा, capital I लिखा हुआ है, but that's okay. Just imagine that it's small I. So I will not correct every syntax thing here. So think of this as pseudo code for the time being. And when I have to write actual code, I'll go to the coding editor and then I'll do that. So if I have an integer array of size 5, these 5 integers, अगर ये 32 बिट के इंटीजर हैं तो मतलब 4 बाइट के हैं तो ये 20 बाइट है, और ये 20 बाइट जो है ये स्टैक में फिक्स्ड है, और इसका साइज उस स्टैक में बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ये उतना ही है जितनी देर वहाँ है, ये वहाँ पड़ी हुई है। फंक्शन खत्म होगा तो ये मेमोरी रिक्लेम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हीप में इसको बनाऊं तो वो ग्रोएबल अरे बन सकती है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ग्रोएबल अरेज बिकॉज ऑल ऑफ यू नो अरेज। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बाद में जाऊंगा। हाउ कैन वी मेक एन अरे which can grow itself? So I'm going to specifically talk about the operation where you're adding elements into an array, okay? And I'm going to specifically talk about the addition of elements at the end of the array. So this kind of a thing is called pushback. Let me write that down here, okay? Pushback is something, it's an operation which is addition of elements, okay? So pushback x is add x to the end of the array, okay? That's what pushback is. और pushback के साथ ही एक उसका काउंटर पार्ट होता है पॉप बैक,
which says it has no element, it has no parameter, but it does the following. Popback says remove from the start of the array. So these are two very typical functions that are available in a growable array, growable and shrinkable array. Okay. So first thing we should discuss is how should these functions operate? Because now we have an array which can grow and which can shrink. So how can we do that? So इसके तो कई एग्जांपल आपके ज़हन में आ सकते हैं. You have an MP3 player and उसमें आपकी एक प्लेलिस्ट है और you want to add elements और वो नए songs आप डालते हैं, वो let's say वो songs end से उसमें add हो रहे हैं. So you're doing push back, and when a song is played at the end तो वो निकल जाता है and then you do pop back. So there are so many applications, arrays are everywhere. So हमें push back की हमें आज ज़्यादातर मैं फोकस push back पे करूँगा. pop back का भी कोड हम देखेंगे, बट push back को मैं ज़्यादा देखता हूँ कि ये किस तरह होगा और इसका एनालिसिस करते हैं. और इस एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि जो डिसीजंस आप अपनी एल्गोरिथमिक लेवल पे लेते हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके रनिंग टाइम के ऊपर. So let's think of this array. Let's have this look at this strategy. So I'm going to sort of introduce this strategy, and let me say I'm going to call it strategy 1. Okay. Strategy 1 is this, that add, or let's say push back into an array. Okay, मतलब element जो है वो array के end पे रखो, and when the space runs out, array में जब space run out हो जाती है, grow the array by 1 slot. That's my first strategy. I just want to see, even before coding it, I want to see what will happen if I took that strategy. Okay. I hope some of you probably already know this, but no problem talking about it again. So if I want to look at this, let's draw some pictures here. So let's say, for the sake of simplicity, I start from an array of size 1 और डाटा मेरे पास आ रहा है और मैं उस डाटा को इसमें डाल रहा हूँ. जस्ट टू मेक इट मोर रियल, लेट्स से कि आपके पास पैकेट्स आ रहे हैं नेटवर्क पे और वो पैकेट्स एक ब्रेक नेक स्पीड पे आपके पास आ रहे हैं और आप उनको पैकेट्स को पकड़ना है और बस उनको स्टोर किए जाना है array के अंदर. सो पहले एक पैकेट आता है और आप उसको यहाँ पर इस array में स्टोर कर लेते हैं. लेट मी डिनोट इट बाय x. सो ये पैकेट स्टोर हो गया. नाउ जब सेकंड पैकेट आया तो स्पेस खत्म हो गई है. एक स्लॉट था वो भर चुका है. So according to our strategy, what we're going to do is grow it, but grow it by just one size. Okay. Now the next packet goes here. Okay. But when the next packet goes here, the previous packet has to be copied. Okay. Now at this point, let me pause, and there's an assumption that I'm taking, and I hope everybody knows that. But obviously, I cannot. I hope all of you know. I cannot grow this array just like this के उसी array में जो पड़ी हुई थी उसी में एक slot डाल दो. ये मुमकिन नहीं होता arrays के अंदर. अगर मैंने एक array को regrow करना है तो मुझे पूरी की पूरी array दोबारा बनानी पड़ेगी. एक और array उसके अंदर नहीं डाली जा सकती, एक और जगह नहीं डाली जा सकती, because maybe the space is not available at that slot. So you have to recreate the entire array somewhere else in the heap. Okay. So that's why the data from the previous array, the one that already existed, the one that has run out of space, it has to be copied into the new one. Okay. So when I look at this situation now, I will see that, okay, so here, this X, the previous one is copied here, और ये जो है ये नया element आया. तो साथ ही कुछ cost की बात कर लेते हैं ना. Copying an element into a specific slot of an array is just a step. Okay. Let me say that let's say I give that a cost T. So there was a cost T for putting this X in this one slot. Okay. Now when that array ran out of space, मुझे एक कॉपी करना पड़ा. इस नई array में एक एलिमेंट कॉपी करना पड़ा. लेट्स से कि उस कॉपी की कॉस्ट C थी, और फिर एक इनफैक्ट लेट्स से कि एक नया जो एलिमेंट मैंने डाला उसकी कॉस्ट T थी. ये जो नया एलिमेंट मैंने यहाँ डाला और जो कॉपी किया उसकी कॉस्ट C थी. सो एक्चुअली सेकंड स्टेप में मुझे ये कॉस्ट देनी पड़ी. I had to give a only T cost in the first step here, in the first pushback. But in the second pushback, I had to copy this older data and then put a new data in. Okay, and after that, our strategy is that we grow everything by 1. So when the third packet comes,
I'm going to just grow it by one more, right? And this is going to be the state of affairs. ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ कॉपी होंगी, तो जो पुराना डाटा था और यहाँ पर एक नया एलिमेंट आएगा. Okay, so there is always going to be this t, right? But there is always going to be one more copy. Okay, so there will be 2c for the copying. Okay, और ये चीज चलती रहेगी. Let's do one more pushback. So अगर एक और pushback करेंगे, we have something like this. All these three elements that were there in the previous array, they are copied. Okay, they are copied into this newly constructed array, and then you have a new x which is available here. Okay, so this thing is, well, you gave this cost t, and then there is 3 cost of copying. So this t and c, they are just constants. Actually, they are symbols representing a fixed cost. So there are a step cost. So they are representing that fixed cost. And this entire process is the one that I'm showing you. This is continuing. Okay. This is n pushback operations. So this is n operations, n ops. Okay. N pushback operations. So what is the total cost then? The total cost is just the summation. So let me go back to this notes area and write this down. So the total cost, I'm going to define it like this, and I will talk a bit more about this Tn in just a little bit. This T of n here, the way I'm going to define it is, for our particular example, this T of n is the total cost of n pushback operations. Okay, and this is when I'm growing the array. This is strategy one. Okay, this is strategy one, when I'm growing the array by one slot every time. Okay, so T of n, और ये जो T of n, इसका मतलब है ये कि पिक्चर में आप देखें तो जो आपको कॉस्ट आ रही है इन सब कॉस्ट को ऐड कर लो. Okay, so I'm going to do exactly that. I have this T of n, okay, and that's just equal to, well, देखें t तो हर दफा आ रहा है, so there are n t's, right? So I can say there is t times n. ये तो t कॉस्ट एक एक नया एलिमेंट आने की वो तो आ रही है, प्लस जो कॉपीज की कॉस्ट है वो अलग कर लेते हैं. तो कॉपीज की कॉस्ट में c plus 2c plus 3c all the way to n minus 1c, right? Because in the last step n minus 1 things are copied and one thing is added. So what we have is c multiplied by n minus 1. Just to simplify it a bit more, what I'm going to do in the next step is the following. Maybe I can add cn to this. Okay, I can subtract cn from this and add cn to this. It means there is one more c here. Okay, there are n minus 1 के साथ एक cn और add हो गया. So actually what I have, maybe I just made a mistake. Okay, yes, no, this is 1 plus 2 plus all the way to this, right? ये सब जो c ऐड हो रहा है ना, c plus 2c plus 3c plus all that. So यहाँ पर आपके पास 1 plus 2 plus 3 all the way till n आ जाएगा. Okay, और एक minus cn, चूंकि मैंने एक cn यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया. जस्ट बेसिक अलजेब्रा. तो यहाँ पर ये जो चीज आपको नजर आ रही है, immediately you will recognize that this is an arithmetic series. It's a series where every next term is obtained by adding a constant amount to the previous term. In this case, the amount is 1. So you have, and I think all of you, I think, know the formula for this. This arithmetic series is, if I am writing this down again, minus cn plus this is just n into n plus 1 by 2, right? So what we have is cn into n plus 1 by 2. So इससे ज़्यादा स्पेसिफिक्स में जाने की कोई फ़ायदा नहीं है. हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल अलजेब्रा से हमें पता है कि अगर हम इस पूरे फॉर्मूला को इसको एक्सपैंड करूं और इफ आई गैदर द टर्म्स, what I'm going to get is a quadratic equation. I'm going to get an equation when there will be terms of n square. Okay, so there'll be an an square plus there will be some bn plus there will be some c for some abc, and this will be an overall a positive amount because time is never negative, right? We're going to get some positive number of steps. So this is a quadratic running time. Now the thing is, ये आपको दे रहा है step counts. So remember always that जैसे मैंने शुरू में कहा, ये step counts है. इस time का unit seconds नहीं है, milliseconds नहीं है, nanoseconds नहीं है. This is step count.
So this could be slightly different for every machine, but it is a general description of how this strategy will work on any modern machine. Okay, so it's a general description. But yes, specific times can differ between the computer at your home and the computer in my office. Okay, but they will differ by slight amounts. सो स्टेप काउंट जो हमें हमें मिल रहे हैं इस वक्त, वो हमें पता चल रहा है कि ये कुछ क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स हैं. ए, बी और सी की स्पेसिफिक वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं. देयर विल बी सम रीजनेबल कांस्टेंट्स, यू नो, मे बी 1 2 3 और समथिंग लाइक दैट. So, but this is quadratic time. Okay, this kind of a time, this kind of a running time function, step count, this kind of running time is called quadratic time, and we will talk a little bit about it in just a bit. So this was first strategy. The second strategy, the one which is actually practically used, is a different one, and if you have not seen it before, it might seem slightly, it will seem logical, but it will also probably seem counterintuitive in a little, in some sense. It is the following strategy, that do the following: push back into an array, and when the space runs out, grow the array by doubling it. Okay, by doubling the number of slots. Okay, by doubling it. Thinking about it for the first time, it will seem okay. अगर एक array के अंदर 4 एलिमेंट पड़े हैं, पांचवा एलिमेंट आता है, let's say array का साइज 4 था, पांचवा एलिमेंट आता है, आप array को 8 साइज का कर देंगे. It means that कि वो बाकी स्लॉट्स जाया होंगे. That is true, but we will see कि वो बहुत ज्यादा स्लॉट्स जाया नहीं होंगे. हम देखेंगे कि कितने होंगे. लेकिन जो उसका हमें ट्रेड ऑफ टाइम में मिलेगा, that will be a amazing trade off. Quadratic की बजाय we are going to become linear running time, and we're going to go to that कि कैसे linear running time होगा. So let's see. Going to give you this example. अब इसमें मैं दोबारा से let me just draw the picture. Okay, so okay, again we begin from an array where we have just, so the first packet comes and यहाँ पर हम एक x यहाँ पर डाल देंगे. Okay, अच्छा, by the way, मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं पैकेट्स का एग्जांपल ले रहा था, मुझे थोड़ी सी उसकी बात कर लेनी चाहिए. इस प्रीवियस स्ट्रेटजी में जब मुझे n स्क्वायर मिला, लेट्स से कि मेरे पास जो पैकेट्स थे वो कोई 10,000 पैकेट्स थे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 10,000 स्क्वायर हियर. दैट्स द टोटल टाइम, total number of steps. Imagine how big that is. The packets that are coming in, and you know, any regular transmission will have many packets. So tens and thousands of packets is not a big deal. So you will have, like, you know, huge number if you take square of that. So anyway, this was just a comment that this is not a particularly efficient way of doing things. So let's go for this second example. Let's understand this. So पहला एलिमेंट आता है, पैकेट आता है, उसको मैं यहाँ पे पुश बैक कर देता हूँ. सिंगल साइज अरे है. दूसरा पैकेट आता है, and what we do is what we do is double the size. Okay, so what we do is double it here like this. तो अभी तक तो वैसा ही लग रहा है जैसे पहले ही स्ट्रेटजी थी. So we have this thing will be copied. Okay, और जो दूसरा एलिमेंट है, जब नेक्स्ट पैकेट आएगा, दूसरा एक पैकेट, तो वो यहाँ पर आ जाएगा इस दूसरी अरे में. तो अगेन अगर कॉस्ट लिखने की वही टेक्निक देखें, तो यहाँ पर जो पुशबैक की कॉस्ट थी उसकी 2t है. उसकी कॉस्ट, जो एक एलिमेंट कॉपी किया. दूसरे स्टेप में एक एलिमेंट जो आपने इंसर्ट किया, ये t इंसर्ट की कॉस्ट है. सॉरी, ये जो नया एलिमेंट आया उसकी कॉस्ट t है दूसरे केस में भी, प्लस एक कॉपी की कॉस्ट है. सो दैट ऑल्सो हैज टू बी एडेड. ये कॉपी की कॉस्ट है. और उसके बाद स्ट्रेटजी हमारी ये कह रही है कि अब इसको डबल कर दो. Okay, so जब आप इसको डबल कर देंगे, so you have from 2 you go to an array of size 4. So it has 1 2 and 3 and 4 slots. Okay, इस केस में अब जरा ये एहतियात से देखिएगा, नेक्स्ट 2 पुशबैक्स में क्या होगा. पहले तो ये है कि जो तीसरा पुशबैक होगा उसमें ये दोनों चीजें कॉपी हुई. Okay, तीसरा पुशबैक, you just put something here, right? So इसमें 2 कॉपीज हुई हैं और एक नई चीज आई है. So what you have is आपके पास एक तो t, जो नई चीज आपने लिखी, उसकी कॉस्ट है, प्लस आपके पास 2c कॉस्ट है कॉपी की. ओके, राइट. लेकिन अब जो अगला पुशबैक है, in that next pushback, last slot is empty, so you don't need to make a new array. So the next pushback just goes here. Okay, so the fourth pushback again costs you only t,
right? And in one more step, this thing will be more clear. What happens is that in the next pushback, जब पांचवा पुशबैक होता है तो वी ग्रो दिस अरे अगेन टू डबल, राइट? और अब इस अरे में 8 स्लॉट्स हैं currently, right? So 4, 5, 6, 7, 8. और जब पांचवा पुशबैक होता है, all these elements from the previous array are copied. Okay, so ये चीजें यहाँ कॉपी होती हैं और नया एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट यहाँ आता है, राइट? सो एक्चुअली पांचवें पुशबैक की जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो एक टी है, जो कि नया एलिमेंट रखने की है, प्लस 4c है जो कि आपके पुराने 4 एलिमेंट कॉपी हुए. बट फॉर द नेक्स्ट 3 पुशबैक्स, for this one and for this one, I pay just t once again, no copying cost. So you have t and you have t and you have t. Okay, so till here, so you can already see that now we have these cheap pushbacks where we're just giving t. Okay, no copying. Next one I'm not going to make here, but you can imagine कि एक और जो next array बनेगी उसका size कितना होगा, 16. Okay, और ये जो 16 size की array होगी इसमें 8 कॉपीज होंगी पीछे से. तो जो नेक्स्ट पुशबैक नेक्स्ट वाला होने वाला है उसकी कॉस्ट होगी टी प्लस 8c, और फिर उसके बाद दोबारा ऐसे पुशबैक्स आ जाएंगे जिनके अंदर सिर्फ टी कॉस्ट है एंड सो ऑन. अगले 7 पुशबैक्स जो हैं इसके बाद उनके अंदर टी कॉस्ट होगी. So what is the question is now with this strategy there are going to be n pushback operations. So with this strategy in place, what is the cost of this whole n pushback operation sequence? Okay, so ये जो n ops हैं इनकी क्या cost है total? That's our question here. Okay, so let me answer that question. Let's go back to this area and see कि किस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं. Again, we will just do the same thing. T of n has to be defined. So T of n की definition में कोई फर्क नहीं है. T of n is again the same. It is this. Okay. And now how do we write an equation for T of n? The number of steps. And we are talking here about inserting new element and the copy operations. So T of n in this case, अगर मैं इन तमाम वो जो मैंने डिस्क्रिप्शंस यहाँ लिखी हैं ये वाली सारी, इनको अगर मैं ऐड कर लूँ, what I will get here is T of n is, okay, देखिए T तो हर दफा आना है, just like last time T ने तो हर दफा आना है. So there are Tn's, ये तो है यहाँ पे. उसके अलावा जो कॉपिंग की कॉस्ट आ रही है, if you see, I think you can easily see the pattern here, right? So you have this C and then you have this 2C and then you have this 4C and you have this 8C and this is going to continue. Actually, at the end here, and I'm going to take an assumption and I'm quickly, like not after like quite soon, I'm going to tell you that why that assumption is fine. So the assumption is that n is a power of 2. So n is a number like 64 or 128 or 256, etc. It's a bigger number, but it's a power of 2 like that. तो इस केस में ये है कि एक्चुअली मैं assumption ले सकता हूँ कि जो मेरी लास्ट पुश बैक है, अगर मैं वापस आके इस एग्जांपल को देखूं जो आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा होगा, अगर इसको दोबारा देखा जाए तो जो आखिरी आपके पास एरे आएगी इफ दिस कंटिन्यूज, सो जाहिर है कि n ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, n पुशबैक्स हो रहे हैं, तो आखिरी एरे का साइज तो n ही होगा. इफ आई गो एंड इफ आई ड्रॉ दिस हियर, ओके, सो आखिरी जो एरे है उसमें n साइज की एरे बनेगी ना, डबल होने के बाद n साइज की एरे बनी और ये फिल हो गई. ओके, सो ये को पावर ऑफ 2 थी और वो फिल हो गई. और इसमें एक्चुअली कितनी कॉपीज हुई होंगी? जो लास्ट दफा जब कॉपीज हुई थी तो ये n/2 कॉपीज हुई थी इसके अंदर. ओके, n/2 की एरे थी, वो एग्जॉस्ट हो गई, डबल हुआ, n की एरे बनी और ये c टाइम्स n/2 यहाँ कॉपी हुई थी जो लास्ट टाइम कॉपीज हुई थी एंड सो ऑन. Okay, so I can take this assumption to have clean mathematics here. Okay, so let me show you that clean math कि वो क्या करता है. So if I go up here and show you this thing again, right, so ये जो tn है ये तो वो एक एलिमेंट ऐड करने की कॉस्ट है ना जो टोटल आ रही है. कॉपीज की जो टोटल कॉस्ट है उसमें अब मैं ये c कॉमन लेके अगर ये बाकी टर्म्स ऐड करूं, so c मल्टीप्लाइड बाय
Well, there was just one C, and then there was this 2, and then there was this 4, and all the way. And we saw that last time, for the last step, it will be n by 2. Okay, so we can do it like this. Okay, again, मैं इसको थोड़ा सा simplify करने वाला हूँ. Let me also add an n here. If I add an n here, I've added c times n, so I'm going to subtract this c times n so that everything remains the same. Now, what do we have? What is this thing? Last time here we had 1 plus 2 plus 3 plus 4. But what we have here now is not that series. It's not the arithmetic series, but it's a geometric series. Okay, so every term is obtained by multiplying a fixed number to the previous term. That's a geometric series. Okay, and the amazing thing is that the sum of this geometric series is just 2 times n. If you go back and look at this, the sum of this whole series was about n square, like here. But this entire series is just 2 times n, and we can see that first logically, and then after that I can just give you the formula which you already know, right? So just to look at it logically, let me use the space down below here. Okay, तो इसमें ये है कि अगर आप, well, if you look at that series, just a minute. Okay, सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी, मुझे वैसे अभी तक मतलब जो इसे देख के लग रहा है, मतलब पहले जितनी हमारी कॉस्ट बन रही थी, ये डबलिंग वाला जो हम ये प्रोसीजर करें इसको करने से पहले, तो क्या हम ये कह सकते हैं हमारे लिए जो हमने ये जो डबलिंग वाला मेथड किया इसमें हमारे तकरीबन 2n स्टेप्स कम लगेंगे, मतलब पहले जितनी हम नहीं, एक्चुअली सिर्फ 2n स्टेप्स कम नहीं लगेंगे. Number of steps is going to reduce almost by a factor of n. So मैंने आपको दिखाया ना कि जो टोटल टाइम है वो n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर था. So जब हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट होगा ना, तो आप देखेंगे कि ये टोटल टाइम n स्क्वायर से कम होके n हो जाएगा तकरीबन. और जो डिफरेंस बिटवीन n स्क्वायर और n है वो फैक्टर ऑफ n का डिफरेंस है, राइट? So if I have n is equal to, like, you know, if n square is 100, n is just 10, right? So what we will see is that the total difference when we count all of this, इस सीरीज को काउंट करके जब हम लिखते हैं, तो जो हमारे पास टोटल tn बनेगा, that's not going to be quadratic, but it's going to be linear. Okay, so the difference is actually much more than. नहीं, मैं मतलब मेरा क्वेश्चन करने का ये था कि लाइक हम ये कहते हैं ना कि हम पहली दफा हमें 1 एंट्री जो है वो हमें टी की कॉस्ट पड़ती है, उसके बाद जो 2 एंट्रीज हैं वो हमें जस्ट हम उसको वहां पे वो वैल्यू डाल देते हैं, और नेक्स्ट टाइम 4 एंड नेक्स्ट टाइम 8. तो मतलब अगर टोटल हम नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं, मेरे ख्याल में ये फर्क है ना. फर्क नेक्स्ट टाइम वो नहीं होती ना, वो तो अगली दफा 2 कॉपी की कॉप 2 सी हो रही है. लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस मोर. उसमें ये है कि देखिए, पहली दफा जब आपने किया पुश बैक किया, तो आपने सिर्फ एक एलिमेंट इंसर्ट किया, तो वो आपको ये टी. नेक्स्ट टाइम ये हुआ कि आपको नया एलिमेंट जो आपने डाला वो ये टी पड़ा, ठीक है, और एक कॉपिंग आपने यहाँ की, तो ये जो कॉपिंग आपने की, कॉपिंग की कॉस्ट. उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि ये दोनों कॉपी होने थे, तो ये 2 कॉपी हुए. ओके, और एक ये नया x आया, तो यहाँ पर आपको ये 2 times c plus t. लेकिन the pushback after that, the fourth pushback only took time t. वो ये जब आपने ये वाला x डाला, तो ये वाला जो x है उसने सिर्फ टाइम t लिया. ठीक है, तो यहाँ आपका टाइम बचा है, यहाँ कोई कॉपिंग नहीं हुई. उसके बाद अगले स्टेप में ये 4 चीजें कॉपी हुई. जो आपका 5वां पुशबैक है उसमें ये कॉपी हुआ है, ये कॉपी हुआ है, ये कॉपी हुआ है, ये कॉपी हुआ है, तो ये 4c आपको लगा है, और प्लस t आपका ये लगा है. ये आपका 5वां पुशबैक है. सो दिस इज हियर. But if you look at the next 3 pushbacks, these 3 pushbacks, they are very cheap pushbacks because you just copied stuff here, just added stuff here, added stuff here, and added stuff here. Okay, so ये जो copying हो रही है ना, last time difference ये था कि copying हर दफा होती है, हर pushback पे. अगर kth pushback है तो k-1 चीजें कॉपी होंगी. लेकिन यहाँ पर ये है कि नहीं, चूंकि मैं एरे को डबल करता जा रहा हूँ, अभी एम्प्टी स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, तो 5वें पुशबैक के बाद जो अगले 3 पुशबैक हैं, देयर जस्ट टी टी टी.
और जब मैं 8वें के बाद 9वें पुशबैक पे जाता हूँ, that's when I double again. And when I double that again, then I have to copy the 8 elements here and then T. Now after this doubling, the next 7 pushbacks, they're just going to take T. So there are like two kinds of pushbacks. एक वो pushback हैं जो सिर्फ T time ले रहे हैं, और एक वो pushbacks हैं जिनके अंदर copying का time भी आ रहा है. और वो जो copying का time है, देखें तो इस equation में ये copying का time है. अगर मैं इसमें से एक्चुअली ये थोड़ा सा निकाल दूं ताकि मैंने जो एडिशन किया था, सो ये आपका इतना जो काम है यहाँ पर जो पड़ा हुआ है, ये आपका कॉपिंग का टोटल टाइम है, और जो बाकी आपका ये है, ये आपके एडिशंस का टाइम है जो आपने एक्चुअल चीजें डाली हैं. ओके, सो ये कॉपिंग का टाइम हर पुशबैक से नहीं आ रहा, ये उन पुशबैक से आ रहा है जहाँ एक्चुअली कॉपिंग हुई थी. जैसे यहाँ कॉपिंग यहाँ हुई थी. सो अब हम इस सब को जब ऐड करते हैं, दैट विल टेल अस टोटल कॉपिंग टाइम. So this is like total adding time, adding new element, and this is total copying time. So when we add this together, that gives us the total time over all pushback operations. Make sense? ठीक है. Yes. और एक पॉइंट में और ऐड कर दूं कि जो मजेदार बात है वो ये कि जो ये 1 + 2 + 4 + n/2 जो टर्म्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लॉग एन टर्म्स है. इसकी मैं बात करता हूँ सरफराज. हाँ, सही. So ये जो टोटल टर्म्स है, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, पहले तो इसको मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ कि इसका सम कितना है, और फिर उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला और उसकी बात करता हूँ. जिसके साथ एसोसिएटेड मैथ है ना, उसकी हम थोड़ी थोड़ी बात करते जाएंगे ताकि आगे भी हमारे ये काम आना है. सो ओके, सो इस सिचुएशन में यहाँ पर लॉजिकली जो मैंने आपको बताना था वो ये था कि लेट मी गो बैक टू वेयर आई वाज हियर. सो इफ आई लुक एट दिस particular series, and this series I just changed it just to make it a bit more convenient for myself. I've added an n here, so this is like I've added cn and I'm subtracting cn. This is just because I want to make it cleaner, just to say कि 1 से शुरू होता है n तक जाता है. तो ये जो सीरीज है, इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं आमतौर पे कि इस सीरीज में लास्ट टर्म जो है ना, थिंक ऑफ दैट लास्ट टर्म एज दिस बॉक्स ऑफ एरिया n. That's the last term. Then think of all the remaining terms, and the way to think of all the remaining terms is to think of another box with area n. Now let's see what are the remaining terms. Well, one of them is n/2, so that's like half of it. Okay, half of that box, because ये n का box है. And the one before that should be n/4, because आपने doubling की थी ना. So ये series में से पिछली term होनी चाहिए n/4. So that's like half of that. Okay, and then the one before that should be n/8. That's just like half of that. You can imagine if I keep on adding these terms, this box will never fill up. Actually, it will fill up at infinity. It will fill up as you keep on adding stuff more and more and more. So you keep on adding. The overall total area of this is just, in fact, मैंने उल्टा लिख दिया. This will be like 2n, never going to get above 2n. That's just a logical argument that I've given you. I've not given you a mathematical rigorous argument here. I'm just saying, if you want to be, see logically why it is so, this term and the sum of all the other terms is actually not as much as this last term. So what we get is overall less than or equal to 2n. So this argument alone just tells you that we have 2n, but I'm going to, rather than staying with this argument, I'm also going to remind you here कि geometric series का एक formula भी होता है, right? If you guys remember, let me quickly reproduce it. In that, okay. Let me quickly reproduce that formula. That would be well, sum of k terms. Let's say एक geometric series है जिसमें k terms हैं. तो उस geometric series में जो summation होती है, that is first term multiplied by r to the power, well, if it has k terms, then it's k minus 1, and divided by this r minus 1. Okay, this is well, I'm talking about a finite geometric series, and what we have here, the geometric series that we have here,
यहाँ पर r is equal to 2 है. So what we have is r equal to 2. Okay, so in this, if I want to use this formula, now we'll get to the comment that Sarfaraz made के इसमें कितनी terms है. So this here, this geometric series has r is equal to 2 क्योंकि हमारी ratio 2 है, हम हर दफा 2 से in fact multiply कर रहे हैं. लेकिन number of terms कितनी है इस series में? So what is this k? अगर मेरे पास वो भी हो, number of terms भी हो, तो then I can use the formula directly. लेकिन ज़ाहिर है इसमें n terms नहीं है. We are not going 1 2 3 4 5, we are doubling the terms. So कितनी terms है? Again I will take that assumption जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, मैं इस assumption की आपसे बात करूंगा. ये assumption ये थी कि n is equal to 2 to the power k. मैंने let's say मैं अपनी assumption को use करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि well n is equal to sum 2 की power k. Okay, rather in this case let me use the letter p, 2 की power p. So this is where n is, and if you look at this series, I am dividing n by 2. n को 2 से divide किया. इस series को I am asking you to look at this series like in this direction. Okay, so n से शुरू किया, उसको 2 से divide किया, और उसको 2 से divide किया, और उसको 2 से divide किया. So I think अगर हमने ये कहना है कि number of terms कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं how many times will I divide this quantity by 2 to reach 1, and that's really just the definition of log n. Okay, अगर आप यहाँ पर n को देखें, if n is 2 की power p, if you look at it this way, you can quickly tell me कि इसको आप p दफा 2 से divide कर लें. Okay, जब p दफा 2 से divide करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा. 2 की power p को एक बार divide करें, फिर divide करें, जब आपने p दफा divide कर लिया होगा 2 से, तो you'll get to 1, right? So what happens here is, but p, as you know from the definition, that's just log of n, right? If I take log on both sides, then p is equal to okay, so p is equal to, let me go there. Okay, so p is equal to log n. So when I just write lgn, that means the base is 2. Okay, so that's it. Always think of it in this way: how many times do I divide n by the fixed number 2 to reach 1? That's log n. So that's the definition here that we're saying. So this series has log n terms. Okay, and if we just plug that into our formula for this, we should get the same answer, similar answer to what we got from our intuitive analysis, which is that first term to yahan 1 hai, so let's just do that, and r was 2, so we are here, and k is log n, that's the number of terms, and this is like again 2, so this is just 1 in the denominator, and what we have here is overall the result of this thing is overall the result of this thing is equal to 2 to the power log n. Okay, 2 to the power log n, which is 2 to the power log n is just well, what is it? It's n, right? Actually, have I missed? Sarfraz, क्या मैंने यहाँ 1 miss किया? Probably there is a 1 here. Is that true? So I 1 here. So what you get is, वहाँ power में 1 होता है, तो what you get is 2n. Right. बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. So in any way, अगर मैंने कोई specific detail में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर दिया, but you know, you get the idea. When you have the formula, you just confirm the same thing, that you get the summation 2n, and that means in this equation, then what we get finally after doing all that is okay, here we get well, t of n, that's just equal to this tn minus cn. I can just write it as like some an plus 2 times c and n. Okay, क्योंकि वो वहाँ पर 2n आया है. In other words, what we get is an plus b, a linear equation. Okay, that's where we want to get to. अगर आप compare करें, first strategy was giving us something like this. This was the first strategy, quadratic, and this is the second strategy, which is giving us just a linear equation. Now think of that, you know, example that packets are coming in at a breakneck speed, and there are like 10,000 or 100,000 packets or even more,
just compare the difference, like 100,000 square and just 100,000. That's a huge difference. And I'm going to talk a little bit more about these functions in a short while. लेकिन ये ज़रूरी है ये देखना कि ये जो हमने एक डिसीजन लिया, एल्गोरिथमिक डिसीजन, उससे हमारे रनिंग टाइम पे कितना फ़र्क पड़ा है। एक एडिशनल नोट ये है कि यहाँ पर ये जो हमने सेकंड एनालिसिस किया है स्ट्रेटजी 2 का, ये जो टाइम मैंने निकाला है वो टाइम ये था, टोटल कॉस्ट ऑफ n पुशबैक ऑपरेशंस। तो साथ ही ये भी नोट करना ज़रूरी है कि सारे पुशबैक ऑपरेशंस एक जितने कॉस्टली नहीं थे। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हुआ उसमें यही बात ज़ाहिर हुई। कुछ ऑपरेशंस चीप हैं, सिर्फ टी कॉस्ट लगती है, कुछ ऑपरेशंस कॉस्टली हैं। तो टोटल कॉस्ट तो an plus b है, लेकिन सम pushbacks are more costly than the others. That is true. But what this analysis tells us is that the average cost per pushback operation is constant, right? So if I have an plus b total cost, this is the total, so divided by n. If you divide it by n, you get a number that is just a constant, bounded by a constant. So what we have is, it means कि on average अगर मेरे पास 10,000 दफा pushback हुआ है, कुछ pushback actually costly थे, कुछ cheaper थे, लेकिन on average every pushback is taking constant time. So every pushback on average was fast. So that's also like, you know, a conclusion, like an implication of this thing. So अगर आपने individual pushbacks का time देखना है, तो that's how you can look at it. So these were these two strategies, and here is, like, I think at this point I can switch to code, and just for people who want to look at the code, how I will implement the second strategy. I'm just going to talk about the second strategy. I'll just show you the code for that. In the meanwhile, as I'm switching this, if you have any question, you can ask me that question in the meanwhile. अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है प्लीज। एसन, यू अंडरस्टैंड? कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर, आई अंडरस्टैंड। Okay, ये visible है सबको code? Yes. Yes, it is visible. Okay, so let's just quickly have a look through this code. I'm going to show you this vector. So in C++, there is this built-in dynamic array called vector, and that vector does a pushback operation exactly like the way I've explained to you. There's a pushback inside that. So अगर हमने खुद apply बनाना है, तो I'm just making a vector with a capital V, and inside that, and this is a templatized class. Okay, so this is not a class, this is a class template. A class can be generated using this template, and for that, well, we have these two variables. So हम एक size रखते हैं और एक capacity रखते हैं. Capacity is the actual physical size. Okay, the actual physical size on the memory. Okay, or size is the number of elements pushed into the array. Okay, pushed back into the array. So a regular constructor sets up everything and just creates an array of capacity 1. You can have various flavors of this. आप एक extra constructor बना सकते हैं जिसमें आप allow कर दें कि आप इतने size का की array बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि आपकी application में 500 चीजें हैं और उससे ना कभी ज्यादा होनी है, ना कभी कम होनी है। तो बेहतर है कि शुरू में ही 500 साइज की array बना दें। It will never have to copy anything. It will never have to grow. Okay, so you can do that. You can add an extra constructor, but I've just dynamically allocated something of type T. Okay, and then the pushback, which again, it has this templatized code. So I'm assuming that all of you know templates, so I'm not going into much detail of it.
You don't really need to know much about it. It's just that, you know, they are a generic, the way of doing generic programming. So यहाँ पर again किसी को टेम्पलेट में कोई इशू तो नहीं है? अगर है तो प्लीज बता दे. किसी को टेम्पलेट्स में इशू तो नहीं है? अगर है तो बता दे. थोड़ा सा आगे बताया जा सकता है. So मुझे नहीं आता टेम्पलेट्स. सॉरी, कौन है? कौन बोल रहा? अली अहमद. अली अहमद. थोड़ा सा समझा बता दो कि एक्चुअली इस पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि हम डाटा स्ट्रक्चर्स में टेम्पलेट्स इस्तेमाल क्यों करते हैं. हम कंटेनर्स बना रहे हैं ना. आप सोचिए कि आप अगर एक पॉट है, आपका एक कंटेनर है, तो आप चाहेंगे कि हर चीज़ उसमें आ जाए. पानी भी रखना तो आ जाए, और दूध भी रखना हो आ जाए, तो कुछ भी रखना वो आ जाए. और अक्सर औक़ात हम डाटा स्ट्रक्चर्स में कंटेनर टाइप के डाटा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसके अंदर चीज़ें हमने रखनी है. तो अगर वो टेम्पलेट टाइप का हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है कि मुझे अब इंटीजर्स के लिए भी मैं उसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, फ्लोट्स के लिए भी, डबल्स के लिए भी, सब चीज़ के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इन सब चीज़ों का साइज़ डिफरेंट होता है. इंटीजर 4 बाइट का है तो डबल 8 बाइट का है, तो फ़र्क है. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक जेनेरिक टाइप टी जो है उसकी क्लास बनाते हैं, जो हमारी क्लास टेम्पलेट कहलाती है. एक्चुअली इसका कोड तब जनरेट होता है जब आप इसको इंस्टेंशिएट, इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं. अगर आप एक इंटीजर टाइप की क्लास बनाएंगे, इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाना चाहेंगे, तो ये 4 बाइट की आपको टी जो है ना इंटीजर टाइप की वो मिलेगी. अगर डबल का बनाएंगे तो ये टी जो है वो डबल 8 बाइट की स्पेस जो है वो उसके हिसाब से ऑपरेट करेगी, उसके हिसाब से कोड होगा उस क्लास का. सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जब मैं एरे एलोकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर टी इंट है तो इस एरे का हर एलिमेंट 4 बाइट का है. लेकिन अगर टी डबल है तो हर एलिमेंट 8 बाइट का है. सो अकॉर्डिंग टू के एग्जैक्ट टाइप क्या है, ये एरे का साइज उसके मुताबिक बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई थिंक उसके अलावा सारा सिंटेक्स सेम है. लाइक इफ यू लुक एट दिस टी, इफ आई रिप्लेस दिस टी विद int for example, then I would be making a vector which just works for int. And if I want to use it for doubles, I have to make another vector class which has a double here. Not a good idea. So what we do is we make this templatized class. And even in C++, we have this range of libraries called the standard template library, जिसमें आपको कई कंटेनर बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि टेम्पलेट बेस्ड है. उनके अंदर जो जेनेरिक टाइप है, आप किसी भी टाइप का वेक्टर बना सकते हैं, किसी भी टाइप की लिस्ट बना सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई थिंक इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी. मैं देख लेता हूँ आगे अगर कोई मसला हुआ. सो देयर इज अ टी स्टार एरे हियर. ये वेक्टर एक आपने ये जो बनाया 4 बाइट का पॉइंटर है, बट दिस कुड बी ऑफ एनी टाइप. और वो हम देखते हैं कि हम इंस्टेंशिएट कैसे करते हैं, वो हम देख लेते हैं. उसके बाद वी स्टार्ट विद पुश बैक. एंड पुश बैक में अगेन वही 2 केसेस हैं. एक वो केस है कि वेयर वी हैव रन आउट ऑफ स्पेस. दैट्स द फर्स्ट केस, वी रन आउट ऑफ स्पेस. ओके. And there is this second case where we have space. Okay, ये वो pushbacks हैं जो cost t ले रहे हैं आपकी. जो मेरे एग्जांपल में आपने देखा कि हर एक एलिमेंट आया सीधा ही वो अंदर चला गया, cost t. तो जो else में जाएगा वो cheap वाला pushback है, और जो इस copying में आएगा ये copying वाला pushback है. ये वो pushback है जिसकी cost t plus some x times c आती है. x चीजें कॉपी करनी पड़ती हैं और ये जो है साथ होता है. तो ये वाला पुशबैक है. और इस पुशबैक में अगर आप स्टेप्स देखें, मैं एक नई एरे बनाता हूँ, टेम्प पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है, साइज इसका डबल है. ओके. उसके बाद ये वो लूप है जो कि सारी कॉपिंग करती है. वो जो x टाइम्स c आ रहा है वो इस लूप से आ रहा है. सो ऑल दैट डाटा कॉपीड इनटू दिस न्यू एरे, this is the cost. Okay, that's the main part where everything is happening, what makes everything costly. And after that just double the capacity. नया एलिमेंट यहाँ आ गया तो वो जो नया एलिमेंट डालने की टी कॉस्ट है वो ये टी कॉस्ट आ रही है. पीछे सारी ये आपकी सी कॉस्ट थी जो आपको एक्स टाइम्स सी आपने कॉपी की है. उसके बाद ये रेगुलेशन ये है कि मेमोरी लीक नहीं करना चाहिए, तो जो पुरानी एरे थी उसको डिलीट कर दिया. नई एरे ARR पॉइंटर नाउ पॉइंट्स टू द न्यू एरे. So again, this is part of computer programming. I hope you guys know this. So इस तरह से ये array extend हो जाती है. और else में again, as I told you, this was the cheap part where I already have a slot. Okay, size is not equal to capacity because capacity is the physical size. So if capacity is 8 and size is also 8, that means the 8 elements are filled. Now I need to double it, so I make it a 16 capacity array. And then for the next
7 steps size becomes 9, 10, 11, 12 वगैरह करते करते 16 तक पहुंचता है तो फिर दोबारा डबल होगा and so on and so forth. So in the meanwhile आप else में आते रहेंगे और सिर्फ TTT cost पे करते रहेंगे. So that's the same thing in code that I just showed you. Pop back, and here is an interesting thing here you will see in this code. मैंने शुरू में आपसे कहा था कि array को मैं डबल कर रहा हूँ, तो कुछ लोग ये एतराज कर सकते हैं कि आप स्पेस वेस्ट कर रहे हैं. अब पॉप बैक जो है वो ये मेक श्योर करेगा, एक्चुअली हम इस कोड में ये मेक श्योर करेंगे कि अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्पेस उससे डबल होगी, मतलब 20 हो सकती है. तो अगर मेरे पास 10 एलिमेंट पड़े हुए हैं तो मेरे पास टोटल स्पेस 20 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. अगर मेरे पास k एलिमेंट्स इस वक्त एक्चुअली अरे के अंदर मैंने रखे हुए हैं तो स्पेस 2k हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. So I am only having one extra slot per data, okay? और वो हम कैसे मेक श्योर करते हैं, वो ऐसे मेक श्योर करते हैं कि पॉप बैक में भी हम 2 केस बना देते हैं. ये है वो सिंपल केस जहां पर अभी आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है उसको आपने खत्म करना है, तो लॉजिकली आप साइज माइनस माइनस कर देते हैं, उसका मतलब है एक एलिमेंट कम हो गया. लेकिन ये है वो स्पेशल केस. वो ये है कि लेट्स से आपने काफी सारे पुशबैक किए हुए थे, अब आप एक ऐसी सिचुएशन पे आए हैं कि आपके पास जो नंबर जो डाटा है लेट्स से 100 आपने पुशबैक्स किए थे, उसके बाद आप पॉप बैक करते गए और अब आप एक पॉइंट पे आ गए हैं जहां पे अब आपके पास 49 एलिमेंट्स रह गए हैं और 100 स्पेस पड़ी हुई है, यानी कि जो हाफ पॉइंट है 50 उससे कम आपका जो है वो डाटा रह गया. सो एक्चुअली ओके, सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट thing. Actually नहीं, मैंने यहाँ पे ये गलत लिखी है. I tested it and it still worked. I think it should be size is less than capacity by 2. This is what it should be. Okay. I don't know how it worked earlier. So अगर आपकी capacity जो है वो 100 है और आपके पास जो number of elements रह गए हैं वो 50 से कम रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आधी space खाली है. तो ऐसे करें, shrink कर लें array को. तो यहाँ पर pop back में आप shrinking कर रहे हैं. So this is the code below is the shrinking code. Okay. This shrinking makes sure कि कभी भी आधी से ज्यादा स्पेस खाली ना हो. तो हम ऐसा ना करें कि, क्योंकि एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपने एक क्यू रखी हुई है, वो क्यू में आपके पैकेट्स आप रखते हैं और वो क्यू से एक साइड पे आप वेटिंग क्यू है और वो एक तरफ से पैकेट्स निकलते हैं, दूसरी तरफ से पैकेट्स आते हैं. अब एक वक्त में वो क्यू बड़ी भरी हुई थी, उसके अंदर लेट्स से 10,000 चीजें थी, लेकिन फिर आप चीजें निकालते गए और अब सिर्फ 5 चीजें पड़ी हैं लेकिन उसका साइज अभी भी 10,000 है. दैट्स बैड एंड वी विल नॉट डू दैट. So this pop back makes sure that when half of the stuff is empty, when half of the array is empty, you get rid of half of the space, and this is done by just halving the space. You half the space. Okay. तो यहाँ पर आप एक नई array अगेन आपको करना भी पड़ता है, एक नई array बनाएं जिसका साइज हाफ हो, हाफ दी एलिमेंट्स कॉपी कर लें, कैपेसिटी को हाफ कर दें, साइज को माइनस माइनस कर दें, एंड डिलीट द ओल्डर अरे, पॉइंट to the new array, and so on and so forth. So very simple. So these were the two real methods that I want to talk about. Again, in case of questions, you can ask me about it. ये एक और है कि एक ऑपरेटर भी साथ इसके बना दिया जाता है. अभी मैं करंटली इससे ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, बट आई विल जस्ट से कि ये एक ऑपरेटर हम बना सकते हैं. दिस इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इसको कहते हैं. एंड व्हेन यू पास एन इंटीजर, इट जस्ट रिटर्न्स that particular element at that index by reference. So the reason we return by reference is that we can use this operator to read and write, okay, both in that. So अगर मैं example में आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने इस operator को use किया हुआ है इस जगह पे. So let's look at this example. So I can make a vector of type integer called d. So यहाँ पर वो जो templates में templatized जो class है वो अब आपकी template use हुई और एक actual class बन गई जिसमें के इंटीजर टाइप का कोड जनरेट हो गया. आपके पास जो एरे बनी है वो इंटीजर टाइप की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पी की जगह इंट आ गया. और उसके बाद आपने पुश बैक यूज करके बहुत सारे पुश बैक किए, फिर काफी सारे पॉप बैक भी करते रहे. और यहाँ पर एंड पे एक एग्जांपल में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज वेयर आई हैव यूज्ड माय सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर. डी इज एक्चुअली an object of type vector int,
और यहाँ पर subscript operator use करके I am accessing its element, the ith element. Since I'm returning by reference from the subscript operator, so this is also valid. I can do lines like this also. So I just write to the ith element. I am putting 5 there. Okay. So that's the subscript operator, and yeah, I mean, in terms of code, I think I've covered the area, but I'm going to talk about one more thing in terms of code. ये तो सारे में vector एक इशू है क्या बताऊं? इशू ये कि तुम एक दफा इम्प्लीमेंटेशन ये मेरा सवाल सबसे है, ठीक है, एक दफा कोडिंग पे जाओ वापस, ये कोड है, ठीक है। अच्छा, सवाल मेरा ये है, और सवाल ये है कि लेट्स से कि मेरी अरे थी और वो 7 साइज की थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक पुश किया, उसका साइज 8 हो गया, ठीक है, कैपेसिटी पहले ही 8 थी तो मसला नहीं हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी आएगी? 1 कॉस्ट आएगी, ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट आएगी, विच इज फाइन। वो उसका एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है ना, थोड़ा नीचे कर दो। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि मैंने अब एक और पुश किया, तो उसका साइज कितना हो जाएगा? 9 साइज हो जाएगा, और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, राइट? ठीक है। जी सर। अच्छा, Yes, sir. अब मैं पॉप बैक कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 8 हो गया दोबारा। Size दोबारा 8 8 हो हो गया, जाएगा. और वो दोबारा से कॉपी इन करेगा। Yes, sir. सो बेसिकली अगर मैं 8 के ऊपर रुक जाता हूँ, या कोई भी पावर ऑफ 2 पे जाके रुक जाता हूँ, और मैं पुश बैक पॉप बैक करता रहता हूँ, तो एक पे वो this won't be a constant time operation. This will be very very heavy operation. So what he's saying is कि ऐसा भी हो सकता है कि let's say कि 8 एलिमेंट है, अब मैं 9वां एलिमेंट ऐड करता हूँ तो वो 8 से 16 की अरे बनी, तो वो 8 चीजें कॉपी हुई। अब आप 9वीं चीज निकालते हैं, दोबारा हाफ हुआ, क्योंकि पॉप बैक में मैंने हाफ किया हुआ है, सो दोबारा 8 हो गया। फिर उसके बाद दोबारा 9वां एलिमेंट डाला तो फिर वो दोबारा 8 कॉपी हुए, क्योंकि 16। जबरदस्त। हाँ। हम क्या करेंगे? सो पहली बात तो ये है राज के इतना अनलकी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है। अगर आप इतने अनलकी हैं तो फिर बड़ा मसला है। But what we can do is this is a legitimate problem. What but let them think about it. This is a very nice problem to think about, and there is a very easy fix to this. Yes, there is a So fix let to them it. think about it, हाँ। मुझे क्या सवाल है? सही। तो Asad, you understand the problem? Everybody understand the problem? जी, can everybody answer? Please, सबको समझ में आया सवाल क्या किया हमने? एमन, ईमान, गिल, एहसन, मरियम, Yes, sir. समझ तो आ गया. समझ में आ गया ना क्या मसला है? कि Yes. अगर मैं 2 की पावर के एज पे बैठा हुआ हूँ, और मैं एक इंसर्ट करता हूँ और एक डिलीट करता हूँ, तो वो डबल होगी, फिर हाफ होगी, डबल होगी, हाफ होगी, और वो उसे कॉपिंग बहुत ज्यादा करनी है ना? Yes, sir. So the जितने thing is, elements how can we fix it? And let me give you a hint, and the hint is कि basically आपको ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना, बस छोटा सा फिक्स करना है, कि इफ में शायद चेंजेस करनी है और गेम ऑन हो जाएगी, ठीक है, और वो आप लोग खुद सोचेंगे, ठीक है। चलें जी, सारे you may proceed. So right, let's say कि this never happens, सरराज ने जो कहा है, और फिर तो सब कुछ बेहतर है। So हाँ, मैं एक और बात ही करने लगा था कि इसके साथ साथ ना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो एक्चुअल वेक्टर की क्लास ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, उसमें कुछ पुश बैक पॉप बैक के अलावा भी चीजें हैं। सो इफ वी हैव समथिंग लाइक vector with a small v and it has integer, let's say ये k बना लेते हैं। So if you look at the functions available in it, in particular I want to talk about, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको पहले। हाँ किया है मैंने, नहीं किया। Vector, right? So vector int and k, it has this function in particular called erase.
and also a function called insert. ये iterator क्या चीज़ है इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा, but you know, insert. So I can also insert data somewhere in between, right? If I have an array which has elements और मैं उसके बीच में कहीं insert करना चाहता हूँ. In this case, again, if the array fills up, obviously I have to copy. But even if the array does not fill up and I'm erasing somewhere in between, I have to shift data, right? So array की problem ये है कि array के अंदर I have to do shifting. अगर मैं 5वीं इंडेक्स पे कुछ रखना चाहता हूँ तो जो 5वीं पे बैठा है उसको 6ठी पे भेजना है, उससे पहले 6ठी वाले को 7वीं पे भेजना है और 7वीं वाले को 8वीं भेजना है. So there is that issue. So pushback is kind of special in that way that there was always addition at the end. So there is never any shifting. And so, but there could be that issue with other functions like insert. So जब आप array के अंदर data add करने की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि data कहाँ add हो रहा है, that's important. If I'm putting it like at the beginning, or if I'm putting it at the end, or if I'm putting it somewhere in the middle. So if I, for example, if I want to maintain, this is the crux of it. If I want to maintain an ordered array, I can't do that with pushbacks only, right? So if I want to keep, data आ रहा है और मैं उसको order में रखना चाहता हूँ, I have to do insert. क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि एलिमेंट कहाँ पे है, उसकी rightful place कहाँ बनती है और वहाँ insert करना पड़ेगा. And so therefore that is going to do a lot of shifting, and there will be that cost of n for shifting. So that was just one extra comment, that be cautious that it's not that there is always O of 1 pushback, like always O of 1 insertion time for data. Agar insert ka function dekhein, so that will be more time. Okay, now I want to switch from code back to what we were doing earlier. I will go there and just going to show you guys the same screen again. Okay, just a minute. Right. So analysis की चूंकि हम बात कर रहे हैं, so I want everybody to kind of learn the language of analysis. Obviously आप लोगों ने ये अगर पहले देखी हुई चीज तो आपको पता ही होगा, but I want to give you my perspective on it, and I just kind of teach you in my perspective that how we're going to talk about this complexity or analysis discussion. और एक जो assumption जिसकी मैं बात करता आया हूँ कि n is equal to 2 to the power k हमने assumption ली थी और उसने हमारा कुछ math जो है उसको सीधा कर दिया था, तो वो assumption क्यों जरूरी है, वो assumption क्यों okay है, that is something that we should know. Okay, let's just begin from here. That first strategy where I'm adding one thing every time, and then I'm copying, like I'm growing the array by just one, that takes quadratic time. And the second strategy that took just linear time. So these are two different families of running times. Okay, and they are very different. And when we study data structures and when we study algorithms, we see that there are more than two families. There are many other families also. And in fact, let me show you this picture. This picture, I have just drawn these are very estimated kind of curves. Obviously ये जो actual अगर आप plot करें तो आपको different picture नजर आएगी, लेकिन ये picture just आपको explain करती है कि अगर मैं n के functions को plot करूं और in particular इन 4 functions को देखूं, ये log n square और 2 to the power n, these functions are they grow at a very different rate, right? In fact, as n is large, the distance between these things becomes more and more prominent. These functions becomes more and more prominent. तो पहली बात, 2-3 बातें हैं. पहली बात, n large क्यों important है? हाँ, data structures में और algorithms में हमारी discussion हमेशा, other than some very specific cases, हमारी discussion हमेशा large n के लिए होती है कि हमारा data structure तब क्या करेगा जब इसके अंदर 10 लाख element हैं या 1 million element पड़े हैं. अगर उसमें सिर्फ 6 एलिमेंट पड़े हैं या 10 एलिमेंट पड़े हैं फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को यूज कर लो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज वैल्यूज ऑफ n. What is important for us is these large values of n. So in this case,
see that if an algorithm is taking n square steps here, that's very different from an algorithm that's taking n steps. And these are very different from an algorithm that's taking log n steps or 2 to the power n steps. And this difference actually increases as n increases. Imagine, let me kind of appeal to your imagination. N, जब n बढ़ता जाएगा, so this n square is going to go like up, something like that. And the n here is going to continue on its slow rise here. But as you see, as n grows, this difference, it's going to become more and more and more prominent. Okay. I mean, the same is true for log n and any of these other functions. As n grows, the difference between this n and this log n, this is going to become more and more and more prominent. मतलब ये है कि when I'm talking about large values of n, these functions, और मैं इनको कहूँगा representative functions हैं ये जो functions है ना, they are like different families. Okay, they become so far apart. They are describing such a different order of growth that we can say that they belong to different families. They represent different families. So what I've done here is that I'm saying this is the family of n square. Right now in the family of n square, there is only n square. It is alone. And then there is this family of n, and there is only n sitting there. And now there is only the family of 2 to the power n. It's sitting there lonely, and this is a family of log n. There are other families also, but I'm just talking about these families. Now, this is what computer scientists do. They say that we're going to do a lot of analysis. We're going to make a lot of data structures, a lot of algorithms, and all of their running times is going to fall into some family. Okay, mostly it falls into a typical family. For the algorithms that we are going to see, it will fall into typical families. But yes, in computer science, ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा अजीबोगरीब और तरह की रनिंग टाइम हो, बट ये एक मेजर फैमिलीज हैं जिनके अंदर ये होगा. तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. What is the definition? How do I say that a function belongs to a certain family? For example, n square की फैमिली में n square तो है, लेकिन n square क्या अकेला ही है या n square के अलावा भी कोई n square की फैमिली में है? तो ये डेफिनेशन पे CS में हम एग्री करते हैं, और वो डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ. दैट डेफिनेशन इज द फॉलोइंग डेफिनेशन. ओके, इट इज here. Let me try to write it down here. Okay, let me write it here. So these are the notes here. Okay, so the family, and it's like I'm making up this vocabulary right now, although family is a technical word that we can use in math, but I'm going to use it like more informally here. The family of, for example, n, या in general f of n. तो ये f of n जो है, let me call this a representative function. So यहाँ पे ऊपर मैंने आपको representative function बनाया है. Representative इसलिए कह रहा हूँ कि ये अपनी family को represent कर रहे हैं. 2 की power n is representing its family. N square is representing its family, and so on. So the family of a representative function f of n contains all constant multiples of f of n. You just understand this one line, you will see how I can classify the running times of any function. Okay, so इसका मतलब है कि जो n square की family है, इसमें कौन कौन शामिल है? Well, according to this agreement, this definition, I can say कि n square की family में इसका मतलब है कि n square की family में यहाँ पर अगर एक 2n square है, इधर है थोड़ा सा ऊपर ऐसे, तो ये भी शामिल है. This thing is like 2n square, so this is in n square's family. Again, slightly below n square, if there is like 1 by 2 times n, which is like 1 by 2 times n square, it's like something here, that's also a part of this family. 10 times n, according to this definition, it's also going to be somewhere here. 10 times, not n square, 10 times n square, that's also just here, that's also a part of this family. So according to this definition, all constant multiples of n square are part of this family. Okay. Okay. So what actually we see is, why are we talking about families? Is that कि देखिए जब n बड़ा होगा, तो n की पूरी family, n square की पूरी family से बहुत differently behave करेगी.
तो हम स्पेसिफिक फंक्शंस की नहीं, हम फैमिलीज ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा टी ऑफ एन किस फैमिली में है। अगर हमारा टी ऑफ एन एन की फैमिली में है तो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन द एन स्क्वायर फैमिली, and that is very different from being in the 2 to the power n family. Now let's see. So let me say that I have a function. आपने एक फंक्शन बनाया, मे बी आपने वही पुशबैक वाला काम किया और आपने स्ट्रेटजी 1 यूज की, और जो आपका रनिंग टाइम था वो आपको पता कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। सो लेट्स से मैं ए और बी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले लेता हूँ। आपका रनिंग टाइम जो है वो एक्चुअली आया, आपको मिला, and that running time was t of n, that's for n pushback operations. This t of n actually turned out to be 3 times n square, this is strategy 1, plus 6. So immediately my definition tells me, after a little bit of algebra, I can do a little bit of algebra. This definition, okay, if I do that algebra first, that algebra tells me कि ये जो पूरी आपकी quantity है ना, I can write it like this. I can write it like this. So the way I can write it is the following. That 3 times n square, that is less than or equal to 3 times n square plus 6. And that's less than or equal to 9 times n square. Okay. Okay. Why have I written it in this form? Just to tell you that 3n square plus 6 also belongs to the family of n square. Why is that? Because there are two constant multiples of n square, 3n square and 9n square. And our function is actually in between them. Okay. So इसका मतलब है कि अगर मैं इस फैमिली की तरफ दोबारा जाऊं, let's go back to this slide. So अगर मैं इस एरिया को देखता हूं, so जो हमने इस फंक्शन को लिखा है 3n square plus 6. So there is up here a function, actually down here a function called 3n square. So this is 3n square. Okay. And then above that there is some other function here which is like very close to it, 9n square. और जो हमारा फंक्शन है वो कहीं इसके बीच में है. Okay, so it is somewhere here. It means by being in the middle of or between two constant multiples of n square, 3n square plus 6 also belongs to the n square family. And that's our definition for that family. And you know what we say more formally is the following. The thing that we say more formally is this. T of n, okay, yes, let me just use this. T of n belongs to the family theta. Okay, now I have to kind of insert. Okay, so I have to insert some. Okay, just give me a second. Okay, I'll just use this. Okay, theta of n square. Okay, T of n belongs to the family theta of n square if and only if there exist constants a and b such that a times n square T of n, which is less than or equal to times n square. Okay, so मतलब कहने का ये हुआ कि for a function t of n to belong to the family n square, एक constant multiple of n square उससे नीचे हो और एक constant multiple of n square उससे ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है. सिमिलरली अगर आप एक फंक्शन 3 टाइम्स log n की बात करें तो 3 टाइम्स log n की फैमिली में बिलोंग करता है. लेकिन 3 टाइम्स log n plus 2 जो है वो भी log n की फैमिली से बिलोंग करता है, बिकॉज आई कैन से कि 3 टाइम्स log n plus 2 is less than or equal to 5 times log n, and also it is bounded from below by just 3 times log n. So 3 times log n plus 2 is also in the family of log n. So what this definition allows us is to actually classify all these quadratic functions, although you should
know a more, I can give you a more rigorous proof of it, but I'm not doing that. All these quadratic functions will fall into the family of n square. Okay, because I can express them like this. Because I know that there is a constant multiple of n square below them and above them. So therefore, they are in the family of n square. And similarly, all these linear equations, an plus b type, they are in the family of n, and so on and so forth. So this will allow us to classify elements. And if I say that, if I go back, for example, to, okay, if I go back to this, ये जो हमारी strategy 1 थी, what we were saying was that जो मैंने आपको theta की definition दी, family की definition दी, this belongs to the family of n square. Okay, what we are saying is that T of n is actually theta of n square. Okay, T of n is equal to theta of n square. So this equal to is just actually membership. Okay, जब आप ये देखते हैं तो इसका मतलब actually ये है. It's an element of that. T of n belongs to the family of n square, and that is because, more formally, there is a constant multiple of n square below T of n, and there is a constant multiple of n square above T of n. आप हर specific a, b, c की values के लिए ये constant multiples निकाल सकते हैं, but you can also, there can also be a mathematical proof just using induction that can show you that there is going to be a constant multiple of n square below any quadratic equation and also above any quadratic equation. So this is the definition of family that we're going to use. Similarly here, what we have is, in this case, T of n is just theta of, matlab belongs to the family of n. N is the representative function. But what we are saying is that there are two constant multiples of n such that they sandwich T of n. So T of n is in that family. It lies in that family. So this is actually the definition. This kind of a bound is also called a tight bound. What we're saying is that I have shown you that T of n, in this case T of n, yeah, in this case for these specific values, this T of n is tightly situated in the family of n square. क्योंकि इससे नीचे भी एक constant multiple of n square और इससे ऊपर भी एक constant multiple of n square. Sometimes what happens is that we leave one side away. तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर तो मैंने आपको completely ये information दे दी ना कि 3n square plus 6 belongs to the family of n square. Sometimes we say that our function is just below a certain family. It's not above that family. So for example, if I show you just half of this information, ये जो मैंने 3n square plus 6 लिखा था, अगर मैं सिर्फ इतनी चीज दिखा देता कि actually 3n square plus 6 is less than or equal to 9 square, सिर्फ इतने को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो 3n square plus 6 है, it is below the family of n square. It is either below the family of n square, it just touches it. It's never above it. Okay. So what this tells us is that we are always bounded from above by the family of n square, meaning by a constant multiple of n square. इस तरह मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है ये उसके लिए एक सीलिंग है n square की फैमिली, और ये उससे आगे नहीं जा सकता. Okay. इसी तरह अगर मैं इस साइड को छोड़ दूं और सिर्फ दूसरी साइड पे चला जाऊं और सिर्फ इतने हिस्से को अगर मैं कंसिडर करूं, 3n square is less than or equal to this one, that just tells me that that just tells me कि जो मेरी जो family of n square है, actually in fact let me use the other operator. Okay, let's just do this, greater than, okay, that just means that our function is always above the family of n square. Okay, it lies above it. Okay, so this is the opposite information. So what we have here is two more definitions. We will see them today and then we'll just use them. So we will say that T is bounded from above by the family of n square. Okay, it's bounded from above. Okay, if and only if there exists a constant a. Okay, in fact, yes, constant b such that this thing is true. Okay,
and this thing is actually called the big O. Okay, ये हमारे big O की definition है. मतलब है कि अगर हमारा running time जो है, if it is less than or equal to some constant multiple of n square, which is the representative in this case, then we can say कि हमारा function n square की family के ऊपर नहीं जाता, उससे नीचे ही रहता है क्योंकि एक constant multiple उससे हमेशा ऊपर है. So this is the definition of big O, and in this case we have just said that T of n is big O of n square. तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि आमतौर पे ये होता है कि हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगना है, हमारा टाइम का अपर बाउंड क्या है, और इसलिए हम सिर्फ बिग ओ में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं. लेकिन अगर आपको कोई ये कह रहा है कि उसके रनिंग टाइम, उसका कोई फंक्शन है, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम ले रहा है, तो वो आपको एक हाफ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट दे रहा है. वो ये नहीं कह रहा कि आप एन स्क्वायर की फैमिली में हैं, वो ये कह रहा है कि आपकी एन स्क्वायर की फैमिली से कहीं नीचे है, या आप एन स्क्वायर की फैमिली में भी हो सकते हैं या नीचे भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस केस को आप देखें, even n itself is big O of n square. Why? Because n is obviously less than or equal to n square. So according to this definition, if I take b is equal to 1, I can say n is less than or equal to n square. So everything below the family of n square is big O of n square. Okay, and everything above it is actually, that's our last definition here. So let me write down the last definition, which is big omega. Okay, big omega is simply that T of n is bounded from below, okay, by the family of n square if and only if there exists constant a, okay, constant a such that, well, just this much, okay. So अगर हम ये दिखा दें कि जो हमारा T of n है वो एक कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ n स्क्वायर से ऊपर है, तो हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो T of n है वो n स्क्वायर की फैमिली से ऊपर है, तो n स्क्वायर की फैमिली जो है उसको नीचे से बाउंड कर रही है. दैट्स बिग ओमेगा. और इन सब डेफिनेशंस में मैंने n स्क्वायर यूज किया है, बट दिस कुड बी ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव, एनी f of n. So let me just quickly summarize. If some function is sandwiched by two multiples of n square, then it's theta of n square. It's just in that family. If some function is big O of n square, then we are saying that it's below or equal to the family of n square. It's in the family or it's below it. And if it's big omega, then it's above the family or it's in the family. So that's the three notations that we're going to use. Okay, a big O, big omega, and this big theta notation. So similarly, a representative function अगर 2 की पावर n है, और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि my function is theta of 2 की पावर n, इसका मतलब है कि there is a constant multiple of 2 की पावर n above my function, and there is a constant multiple of 2 to the power n below my function. So therefore it is in the family of 2 to the power n. So this is the way of classifying the running times of functions. Okay, here in our analysis we just showed that our first strategy, with the first strategy, our overall time for pushbacks, it belongs to the family of n square. It's theta of n square. And here we just showed that the overall time is theta of n. So these are totally different asymptotic families of running time. Okay. At this stage, if there is a question, then I will just talk about this last assumption, and I think that will be it from my side today. But if there is any question, I can answer the questions at this point. Any questions about what I've said? अच्छा, एक मैं बस लास्ट कमेंट्स में ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सारे हमने बात की है ना बड़ी, कि जो हम फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस की जो बात की है कि बाउंडिंग अबव और बाउंडिंग बिलो वाली बात, ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है कंप्यूटर साइंटिस्ट में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती है, कि हम इसका सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का फाइंड आउट करना चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसका बेहतर से बेहतर एल्गोरिदम बना लें, और वो हम कोशिश करते हैं ऐसा एल्गोरिदम देने की जो कि जिसकी हम बाउंड बताते हैं बिग ओ की फॉर्म में, या ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि इस डेटा स्ट्रक्चर की मैक्सिमम वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी. तो ये उससे एनालॉगस बनेगी जब हम अगले आने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे. और इसी तरह से जो लोअर बाउंड है जिसको हम बिग ओमेगा कह रहा है, सारे ने इंट्रोड्यूस करवाया है,
वो यूज होती है जब हम कहते हैं कि बेसिकली जब हम कहते हैं इससे बेहतर तो तुम कर ही नहीं सकते। तो ये ना कंप्यूटर साइंटिस्ट के दरमियान में कांस्टेंट स्ट्रगल लगी रहती है कि हम इस बिग ओ और बिग ओमेगा के दरमियान में एक थीटा निकाल लें जो कि बेसिकली सेम ही फंक्शन से बाउंडेड हो। तो अगर हम ऐसा निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम अब क्लोज हो गया कि अब आप इससे ना बेहतर कर सकते हैं ना इससे, हमने एक ऐसा एल्गोरिथम भी निकाल लिया जो कि बेहतरीन है, यानी इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो ये एसिम्प्टोटिक क्लासेस की जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी है कि ये एल्गोरिथम में डेटा स्ट्रक्चर में बार बार यूज होगी। तो हम आने वाली क्लासों में भी बहुत यूज करेंगे इसको, बहुत दफा रिवाइज भी करेंगे। तो सर तो हम ये कैसे कहते हैं कि ये इससे बेहतर नहीं हो सकता, मतलब कोई इसे कहते हैं लोअर बाउंड प्रूफ करना। ठीक है ना कि हम मतलब कि कुछ इससे बेहतर, मैथमेटिक्स प्रूव करते हैं। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल ठीक अगर अरे 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 अच्छा आप क्लोज कर दें अपनी अच्छा अगर आपकी अरे सॉर्टेड है तो या वैसे कहने के अलग, अगर अगर अरे आपकी सॉर्टेड नहीं है तो अगर आपने कुछ सर्चिंग करनी है तो आपको एंड टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसकी फिर उसके आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, मेथड यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, और भी बहुत सारे मजेदार तरीके हैं जिसके थ्रू आप प्रूव करते हैं। लोअर बाउंड प्रूव करना एक अलग आर्ट है जो एल्गोरिथम के कोर्स में पढ़ाया जाता है ज्यादातर। सो हाँ, तो अगर हम ये बता दें कि अगर एक जो मेरा टास्क है उसका जो कोई भी एल्गोरिदम है इट्स ओमेगा ऑफ एन, तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी रनिंग टाइम है वो एन से ऊपर ही होंगे। तो अगर मैंने मैथमेटिकली ये चीज़ दिखा दी है तो अगर फिर उसके बाद कोई कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा एल्गोरिदम फाइंड करे कि वो एन से कम टाइम ले तो वो फिर अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। बट आई विल हैव टू मैथमेटिकली शो दैट कि एनी एल्गोरिदम फॉर अ स्पेसिफिक टास्क will take omega of n time. I will have to prove that, and that will be a mathematical procedure proving that. Yeah. So एक चीज और, हाँ सर एक सवाल है। हाँ जी जी हसन पूछें। सवाल सर मेरा सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है कि हम मैथमेटिकली प्रूव कर दें कि इसका एटलीस्ट ऐसा कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है इस टास्क का जो कि इतना टाइम लेगा, लेकिन अभी हमने वो एल्गोरिथम ढूंढा नहीं है, या हम पहले एल्गोरिथम ढूंढते हैं और फिर उसका टाइम निकालते हैं? नहीं, इसमें कुछ ऐसा होगा ना कि एल्गोरिथम ढूंढने से तो ये होगा कि आई विल, ओके, द थिंग इज, the question is that I want to know is whether I should even try to find an algorithm or not. That's the thing. So if I have already mathematically shown कि एक specific task जो है वो omega of n square है, तो फिर मैंने ये बता दिया है कि n square से faster algorithm आपको मिलेगा ही नहीं, आप कितने भी कोशिश कर लें। So that problem cannot be improved because I've just mathematically shown this thing. इसका एक बहुत बड़ा example ये होता है ordering sorting में। ये sorting जो comparison जो numbers को compare करती है ना, उसमें एक proof exist करता है कि sorting को आप n log n से fast नहीं कर सकते। It's omega of n log n. Any sorting algorithm will be omega of n log n. So if somebody is trying to find a faster algorithm, they are wasting their time. But if this proof does not exist, then people can try to improve and find better algorithms. So then they try to innovate and try to find an algorithm. So both of these things are, you know, these are objects of creativity. Matlab, trying to find an algorithm, that's a creative task, but also to try to find a proof which shows that maybe this algorithm is not even there that you're looking for. That's also a creative task. So again, it depends on our state of information. अगर किसी टास्क का लोअर बाउंड प्रूवन नहीं है तो फिर वी कैन ट्राई टू फाइंड its better algorithm than the one that already exists. Then we can go and look for improvement in that case. सरफराज, तुमने कुछ कहना? नहीं, थैंक यू। ओके, एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ जो शायद मैंने स्किप कर दी इस सारी डिस्कशन में। इस सारी चीज का पॉइंट एक्चुअली ये है टू हाइड डिटेल, टू हाइड यूजलेस डिटेल। सो थिंक अबाउट इट दिस वे, आप लेट्स से आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं और आप एक्चुअली काफी इन डिटेल उसका एनालिसिस करते हैं और आपको पता चलता है कि आपका एल्गोरिथम 2n² + 5 टाइम ले रहा है, and then your friend also writes an algorithm which takes 3n² + 5n + 6 time. So this definition just tells you that both of you have done
found an algorithm which belonged to the same class, if you were to go to another computer scientist and tell them about your algorithm, आप भी ये बताएंगे कि आपका theta of n square algorithm है, और आपका friend भी ये बताएगा कि उसका theta of n square algorithm है. And that is the main information that matters. It means you belong to the family of n square. Yes, within the family of n square, maybe one of you is slightly better than the other, but basically you belong to the family of n square. So if you have a 2n square plus 2 algorithm, or if you have a 5n square plus 6 algorithm, both of them are in the family of n square, which means that when n grows, you behave like that family. You do not behave like the n family. You do not behave like the 2 to the power n family. You do not behave like the log n family. You belong like the n square family. But yes, एक चीज में और important है कि अगर आपके पास दो एल्गोरिथम्स हैं, दोनों O of n square हैं, दोनों theta of n square हैं, अगर आपके पास एक ही टास्क के दो एल्गोरिथम्स हैं, दोनों theta of n square हैं, then after that you can do some experimentation, or you can there can be some other factors which make one of them slightly better than the other. That is possible. So when we go and actually implement something practically, we can look at those differences also. But if two algorithms belong to the family of n square, then for large value of n, they're basically just the same. They are equally as efficient or equally as inefficient. They behave like that family. Okay, so that's why it's very informative. If you go anywhere in the world, you can share this language with any computer scientist. You can tell them, okay, I have found an algorithm which is theta of n, and they'll know exactly what you mean. Okay, so this is this abstraction which it gives us, this language gives us. एक लास्ट स्टेप जो चीज मैंने बताई थी शुरू में, जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने एक assumption ली थी कि n is a power of 2, और for that I actually here I used that assumption. In this case, in the last one, I just said, okay, n was probably 64 or 128 or something like this. Actually, it's a big number, but it's a power of 2 like that. So then इससे पहले n by 2 होगा और वो copy हुआ and so on. And so I get exactly log n terms here because n is a power of 2. So n was of this form. So I get p is equal to exactly log n. Okay, ये form मैंने यहाँ use की थी. लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, right? In practice, maybe n is not 64 and n is not 128, but maybe it's 100. Okay, then isn't my analysis wrong in that case? So it's not wrong. I just want to mention that, because for any number n, क्या होगा अगर n exact, या तो n exact power of 2 है, जैसे 64 exact power of 2 है, 128 exact power of 2 है, या फिर it's between 2 exact power of 2. So 100 lies between 64 and 128. So for any n greater than or equal to 1, there will be some k such that this inequality holds. Okay, so think of any n, if it's a 100, if it's or if it's like 170 or anything, even though these are not exact powers of 2, there is a power of 2 above them and there is a power of 2 below them. That basically means कि अगर मैं एक number n लेता हूँ ना, और मैं अगर उसका log n करता हूँ, तो ये या तो इंटीजर आंसर आएगा, कोई इंटीजर k आंसर आएगा, या ये k minus 1 आंसर आ जाएगा, या k plus 1 आंसर आएगा. Okay, so meaning कि जो भी आपका log है, the answer to that log is just off by 1, which doesn't matter to us. Okay, so log of 100 is not exactly 6. Okay, but actually the answer is 6. So in integer arithmetic, this is just a number between 6 and 7, and we don't really care about that difference. और क्यों 1 का difference क्यों matter नहीं करता? Exactly, these asymptotic classes tell you about it. Log n, like plus 1, is also in the same family. Okay, so you take a function, add 1 to it or subtract 1 from it, you are still in the same family. So in the asymptotic sense, that difference of 1 or 2 or 5, that doesn't matter. So if you have heard this line many times that constants don't matter, that's in this context. In reality, every constant matters. But why do constants don't matter? Because they don't change the family. So if you have n square, 5n square is also in the same family. 5n square plus 2 is also in the same family. So that's this family definition is capturing the meaning of this statement. Okay, why do constants don't matter? Okay, so we just did pushback for 2 different kinds of arrays. हमने ये देखा कि 2 different kinds of strategies.
और एक्चुअली फर्स्ट स्ट्रेटजी को तो हम इग्नोर कर सकते हैं. दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी सॉ. इट मीन्स दैट I can make a dynamic array which can do pushback and pop back in average constant time and in total theta of n time. Okay. So I think in the next class onwards, now we're going to use, now we're going to make some data structures which will use these kinds of arrays, and our stacks and queues are going to use these arrays, and I think that will be fun, but that will be next time. So Raz, is this okay? So much. Yes. Any question? अगर आपका कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? हमने आज 4 मिनट पहले लेक्चर खत्म कर लिया. हाँ जी नौफल का सवाल आपका. सर इसमें से लास्ट वाले में से नहीं है, वो जो पहले आपने एक बात की थी उसमें से है. अगर मैं आपके बताएं. सर वो जो आपने कहा था कि उसको हम सही कर सकते हैं, वो जो हाफ और वो डबल वाला था, पॉप वाला, कि अगर वो 2 की पावर पे जाके रुक जाए और वहीं से एक बढ़े और एक कम हो तो वो उस तरह से करता है. तो सर उसका मैंने सॉल्यूशन ये सोचा है कि उसको कंडीशन में ये कर दें कि जहाँ पे कंडीशन लगी ना कि हाफ है तो हाफ -1 कर दें. Am I right? तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 हर 2 के बाद वो करना शुरू कर देगा. इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर. तो फिर तो मसला नहीं होगा. सही. बट यू आर ऑलमोस्ट एट द राइट ट्रैक. ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है. अच्छा, एक छोटी सी बात कहनी है मैंने, और निम्रा सर आप प्लीज जोर से खैर से सुन लें. यस, ये इनका छोटा सा होमवर्क है कि व्हाट दे हैव टू डू इज कि सारिम ने जो भी वेक्टर की क्लास बनाई है ना, व्हाट यू हैव आर रिक्वायर्ड टू डू इज कि यही वेक्टर की क्लास बनाएं और एक एक्सपेरिमेंट करें. और एक्सपेरिमेंट ये करना है कि एक फाइल बनानी है, और वो फाइल हम आपको बनाई दे देंगे, जो कि बेसिकली इसमें 1 MB के इंटीजर्स पड़े होंगे. 1 MB कितने होते हैं? 1 MB कितने होते हैं? 1 MB इंटीजर्स कितने होते हैं? 10⁻⁶. ठीक है, तो 10 Sarim, can I I'm requesting to use your notebook. So can you approve? Okay. So can I can you leave your अच्छा एक मिनट. अच्छा, can I write here? अच्छा, Sarim, can you stop यानी कि your एक मिनट can I, मैं ना आपके उस पर राइट नहीं कर पा रहा अनफॉर्चुनेटली. तो ऐसा करें, आप अपनी शेयरिंग ऑफ करें तो मैं फिर अपनी शेयरिंग ऑन करता हूँ. See होगा. Let me just do that. So I'm sharing this screen. Let me share. हाँ, I don't have control over my बस ठीक है, आपने छोड़ दिया तो मैं अब शेयर कर रहा हूँ. Can you see my screen? Can you see my screen? Can everybody? Yes sir. जी सर. अच्छा, so basically एक जो असाइनमेंट छोटी सी है ना आपकी, वो ये है कि आपने बेसिकली ये वेक्टर की क्लास बनानी है. ठीक है, so make the vector class and make the growable array. अच्छा, ग्रोएबल अरे में जो है वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, यानी स्ट्रेटजी 1. सो इसको मैं पहले कर देता हूँ. ये इंक्रीमेंट बाय 1 यानी बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रेटजी. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, आपने जो स्क्रीन शेयर की हुई है वो आई थिंक आपकी टीम्स की है. सॉरी, ठीक है. सो लेट मी शेयर द डेस्कटॉप. सो स्क्रीन नंबर 1. एक मिनट जी. कैन यू सी नाउ? यस सर. आप नोटपैड भी नजर आ रहा है? नोटपैड नजर आ रहा है? जी सर. ठीक है. यस सर. आपने पहले ग्रोएबल अरे बनानी है, और इसमें स्ट्रेटजी 1 से इंप्लीमेंटेशन होगी, जिसमें साइज +1 हो रहा हो या -1 हो रहा हो, अगर पुश और पॉप की बात हो रही है. ठीक है. और दूसरे में आपने वेक्टर बनाना है, और दिस इज इट मींस आपने स्ट्रेटजी 2 बनानी है. और स्ट्रेटजी 2 का मतलब यह है कि आप डबलिंग करेंगे
या हाविंग करेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये आपने 2 क्लासें बनानी और फिर आपने बेसिकली 1 MB का डेटा लोड करवाना है। सो 1 MB का डेटा, 1 MB के इंटीजर्स हैं, तो जिसका मतलब है ये 4 MB की फाइल होगी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है, जिसमें ये इंटीजर्स पड़े होंगे। अच्छा, आपने करना बेसिकली ये है कि इस स्ट्रीम के थ्रू ये फाइल में हम आपको ना बनी बनाई भेज देते हैं, ठीक है। ये निम्रा सारा प्लीज ये जनरेट करके आपने भेज देनी है कि 4 MB की फाइल होगी। अब आपने बेटा करना क्या है कि ये इंटीजर्स रीड करने, तो यू विल सी ए ह्यूज डिफरेंस कि आप पहली इंप्लीमेंटेशन जब करेंगे ना तो आपको तकरीबन n स्क्वायर टाइम लगना है। इसका मतलब क्या है, 10⁻6 स्क्वायर टाइम लगना है। सो स्क्वायर का मतलब ये है कि बेसिकली इसके ट्वाइस स्क्वायर टाइम लगना है। सो इमेजिन कि अगर वो 1 MB का डेटा, 1 MB की प्रोसेसिंग आपका कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड में कर सकता है, तो इसको इस पहली स्ट्रेटेजी में कितने सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। और जो सेकंड है ना वो तकरीबन क्या लेगा, 2 टाइम 10⁻6 ऑपरेशंस लेगा, ठीक है ना। याद है सारे ने जो अभी ऑपरेशंस, टी ऑपरेशंस की बात की थी, तो ये टी ऑपरेशंस यहां लगेंगे और यहां पर इतने टी ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। एंड मेक एन एक्सपेरिमेंट और इन दोनों एप्लीकेशन को सिर्फ टेस्ट करो कि ये जो 4 MB की फाइल है ये पहली स्ट्रेटेजी कितनी देर में लोड करती है और सेकंड स्ट्रेटेजी कितनी देर में लोड करती है। आई कंजक्चर कि जो पहली स्ट्रेटेजी है उसको तुम 1 दिन भी चलाओ ना तो शायद लोडिंग कंप्लीट ना हो, या एटलीस्ट कुछ घंटे जरूर लगेंगे। और अगर आपने वेक्टर इंप्लीमेंटेशन करनी हो तो वो विद इन ए सेकंड या फ्यू सेकंड्स आपकी जो फाइल है वो लोड हो जाएगी, ठीक है। So you can actually appreciate कि ये जो छोटी सी हमने एक छोटा सा हमने आज का काम किया है वो एक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो द आंसर विल बी लाइक एक फ्यू सेकंड ले रहा होगा और 1 आवर्स एंड आवर्स ले रहा होगा। सो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो एनालिसिस है दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है जी। सो आई एम डन। सो हाउ डू आई स्टॉप द स्क्रीन जी। So that's it, I think, from our side. सारिम कोई और बात तो नहीं शेयर करनी? नहीं, ठीक है, we'll meet next. So we will meet tomorrow, hopefully, ठीक है ना। तो कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 5 बजे दोबारा से, ठीक है। और कुछ बच्चे, चलो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। कुछ बच्चे